हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। ओके, क्लास 12th का ये चैप्टर है फर्स्ट और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत बेसिक देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। ओके, और मैंने इस चैप्टर में दो टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है। एक तो फर्स्ट टॉपिक था जो इंपॉर्टेंट था, वो था कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को कैसे हम लर्न कर सकते हैं विद ट्रिक के साथ। ओके, और दूसरा टॉपिक था इसमें जो डेंसिटी वाला फॉर्मूला होता है वो उसमें से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ओके, उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट्स को ए क्यूब को कैलकुलेट करने में, मतलब ए की क्यूब को इन जस्ट सेकंड्स में हम कैसे ट्रिक से कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है। तो अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सब्सटेंस की, कोई भी सब्सटेंस की स्टेट कौन कौन सी होती है। ओके, आपको पता ही है, हम छोटी जूनियर क्लासेस में देखते आ रहे हैं कि सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है। ओके, इन तीनों स्टेट्स को हम, मतलब सिंपल सब्सटेंस की स्टेट को हम कैसे जनरली डिटेक्ट कर सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो यहां पे एक हेडिंग डालो। जो हमारे पास सब्सटेंस की स्टेट होती है वो हम जनरली दो फैक्टर से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे लिख सकते हो आप स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय एक तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है, आपको हर जगह पे मिलेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अब आपको पता ही होगा कि हर स्टेट में अलग अलग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। किसी स्टेट में ज्यादा लग रही होती है, किसी में कम लग रही होती है और किसी में मॉडरेट लग रही होती है। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले हम जो सब्सटेंस की स्टेट होती है वो लिख लेते हैं। एक तो होती है हमारे पास सॉलिड। ओके, इसको डिफाइन करने की जरूरत तो है नहीं मुझे। ओके, आपको पता ही है क्या होती है, सीधा मेन पॉइंट में आते हैं। ठीक है, सॉलिड और बाद में लिक्विड है, फिर आती गैस। ओके, अगर हम इन तीनों स्टेट की बात करें कि इन तीनों स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें कम होगी और किसमें ज्यादा होगी, वो भी आपको पता होगा। हम कह देते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो किसमें होती है, सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। ओके, तभी वो क्या होते हैं, साथ साथ में जुड़े होते हैं। ओके, तभी उनका कुछ वॉल्यूम होता है स्पेसिफिक। ओके, उनका कुछ स्पेसिफिक मास होता है, उनकी कुछ स्पेसिफिक शेप होती है। ओके, तभी आप कह देते हैं कि सॉलिड हमें दिख रहा है, किसी चीज को हम देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसके मतलब उससे जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं उसके पार्टिकल आपस में क्या होंगे, कंप्रेस्ड होंगे, इकट्ठे होंगे, मतलब उनमें जो फोर्सेस होगी जिनको हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं वो ज्यादा लग रही होगी, तभी वो इकट्ठे मिलके एक सब्सटेंस बना रहे हैं, एक चीज बना रही है जिसको हम देख पा रहे हैं। ओके, तो कह सकते हैं कि जो सॉलिड होता है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रही होती है। ओके, और लिक्विड में थोड़ी सी कम होती है सॉलिड के कंपैरिजन में, और गैस में बिल्कुल भी नहीं होती। तभी गैस के पार्टिकल्स क्या है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ओके, इनको में मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे अट्रैक्शन नहीं लगा रहा होता। अगर लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, तो गैस के मॉलिक्यूल्स या गैस के एटम्स क्या होंगे, आपस में इकट्ठे होंगे, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं होता ना। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंस होता है, मतलब सब्सटेंस की स्टेट होती है, वो हम कैसे एक फैक्टर से डिफाइन कर सकते हैं, वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, आपको पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है थर्मल एनर्जी। अब इसमें थर्मल एनर्जी कैसे है, यहां पे देखो, फिर हम लिख लेते सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, अब यहां पे हमने देखा कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसमें ज्यादा है, सॉलिड के केस में। ओके, अब देखो थर्मल एनर्जी क्या होती है, थर्मल एनर्जी होती है कि पार्टिकल्स की खुद की एनर्जी जो होती है या मॉलिक्यूल्स की खुद की एनर्जी जो होती है उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। ओके, थर्मल एनर्जी से क्या होता है कि पार्टिकल्स, अगर किसी पार्टिकल की थर्मल एनर्जी ज्यादा है या किसी मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, एक जगह पे टिक के नहीं बैठेगा कभी भी। ओके, वो कभी दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा, कभी किसी डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब
कांस्टेंट मतलब ऐसे मतलब कभी भी एक ही पोजीशन पे फिक्स्ड नहीं रहेगा। ओके तो यहां पे आपने देखा होगा कि मैंने अभी बोला कि जो गैस के एटम्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके वो क्या है रैंडमली डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, मतलब उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ओके तो देखा जाए तो थर्मल एनर्जी किस केस में ज्यादा होगी, सॉलिड लिक्विड के गैस में होगी, किस केस में होगी, फिर गैस के केस में होगी, क्योंकि थर्मल एनर्जी उसी की ज्यादा होती है जो मोशन में आते हैं। ओके थर्मल एनर्जी हमें बताती है कि मोशन, मतलब थर्मल एनर्जी हमें मोशन बताती है किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल का। ओके तो किस केस में ज्यादा होगी, फिर गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सबसे कम किस में होगी, सॉलिड के केस में। ओके तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को। ठीक है, टू फैक्टर से, एक तो हमने देख लिया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें ज्यादा लग रही होगी वो हम कह सकते हैं कि वो सॉलिड होगा। ओके और जिसमें कम लग रही होगी वो हम कह सकते हैं वो गैस होगा। ओके दूसरा फैक्टर हमने देखा थर्मल एनर्जी के बारे में, और हमने देखा कि जो थर्मल एनर्जी होती है वो हमें क्या बताती है, किसी भी सब्सटेंस का मोशन के बारे में बताती है कि कैसा मोशन होगा उसके पार्टिकल्स का। ओके तो यहां पे गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन ज्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं उनकी थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है, और किसके केस में कम होती है, सॉलिड के केस में। तो यहां पे आपने अभी पढ़ा कि जो सॉलिड होता है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है और थर्मल एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। ओके तो इसका मतलब यही हुआ कि इसके जो पार्टिकल या इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं सॉलिड स्टेट के, वो क्या होते हैं, एक ही जगह पे फिक्स्ड होते हैं। ओके तो अगर एक ही जगह पे फिक्स्ड होंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि सॉलिड जो है उसको हम स्टडी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ओके देन इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, ओके तो यहां पे हम जैसे सॉलिड है उसकी हम ज्योमेट्री पर्टिकुलर देख लेते हैं। ओके ज्योमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, मास एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं, शेप एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं सॉलिड स्टेट की। ओके बट ऐसा केसेस में लिक्विड और गैसेस केसेस में ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती, कम होती है, और थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है। मतलब इनके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड और गैसेस स्टेट के, वो एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते। ओके अगर एक जगह पे टिक के नहीं बैठेंगे तो हम अच्छे तरीके से उनका मास, उनकी शेप, उनकी ज्योमेट्री एक्यूरेटली से, मतलब सही सही अंदाजे से नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। ओके वो सिर्फ किसके केस में होता है, सिर्फ सॉलिड के केस में। ओके तो नाउ अब यहां से तो कोई क्वेश्चन तो बनता नहीं है। ओके अब जो मेन जो हमारा पोर्शन स्टार्ट होता है इस चैप्टर का वो होता है यहां से, क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, यूनिट सेल्स क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, ओके इंटरफेशियल एंगल्स, एक्सियल लेंथ, ओके क्रिस्टल सिस्टम, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके तो वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर की जो मेन जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो क्या है, क्रिस्टल लैटिस। यहां पे लिखो क्रिस्टल लैटिस, जिसको हम स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। ओके कई बार क्या करते हैं एग्जाम में ना, कंफ्यूज करने के लिए ना ये दोनों डेफिनेशन डाल देते हैं एग्जाम में, तो कंफ्यूजन तभी आई थी। तो जैसे अगर आपको स्पेस लैटिस आए या क्रिस्टल लैटिस आए, सेम ही बात है। ओके सेम ही डेफिनेशन, सब कुछ सेम है इसका। ओके तो नाउ तो सबसे पहले यहां पे डेफिनेशन लिख देते हैं। हम पूरी प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, हम शॉर्टकट देखेंगे। आपको शॉर्टकट ही आना चाहिए ना। ओके ये तो है नहीं नोट्स बनाते हो, ओके पूरा बुकिश लैंग्वेज से लिखनी नहीं होती। ओके हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नोट्स को कि हम इजिली से उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकें। ओके इजिली से पढ़ सकेंगे, ओके कम समय में पढ़ सकेंगे, तो तभी हमें अच्छी तरीके से गेन होगा। ओके उस टॉपिक के बारे में। तो यहां पे जो क्रिस्टल लैटिस है वो क्या होता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स। ओके लैटिस पॉइंट्स में जो उसकी जो 3D अरेंजमेंट्स होगी उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ओके तो यहां पे ये तो 3D अरेंजमेंट के बारे में तो पता होगा, 3D डायमेंशन मतलब जिसमें XYZ आया था। ओके अब यहां पे एक वर्ड आ रहा है लैटिस पॉइंट। ओके तो इसकी भी डेफिनेशन देख लेते क्या होता है। अब लैटिस पॉइंट क्या होता है, लैटिस पॉइंट होता है, यहां पे डेफिनेशन लिखो, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी आपको पता ही होगा शायद क्या होते हैं, ये होते हैं एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। ओके कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसमें एटम्स मतलब एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस हो सकते हैं, विच जनरेट यूनिट सेल।
ओके, अब यहां पे लैटिस पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आइंस हो सकते हैं। ओके, इनकी जो 3D अरेंजमेंट होगी, ओके, इनकी जो 3D डायमेंशन जो अरेंजमेंट होगी उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। ओके, अब यहां पे हमने लैटिस पॉइंट की डेफिनेशन देख ली, एक और वर्ड आ गया नया, वो क्या है? यूनिट सेल। ओके, इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं, यूनिट सेल क्या होता है। अब यूनिट सेल क्या होता है? यहां पे लिखो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंप्लीट, यहां पे कंप्लीट वर्ड लिखना कंपल्सरी है। ओके, कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड, ये आपको ना बुक में भी आपको इजीली से मिल जाएंगी डेफिनेशन, अभी के लिए आप समझ सकते हो यहां पे। ओके, अगर नहीं लिखना तो व्हेन रिपीटेड again and again in all the possible directions, okay, result in the formation of the crystal lattice। तो यहां पे इसकी डेफिनेशन होगी यूनिट सेल की, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो यहां पे ये क्या है? यूनिट सेल एक हमारे पास क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा पार्ट है। ओके, जो क्या है? रिपीट हो के दोबारा से दोबारा रिपीट होके किसी भी डायरेक्शन में, ओके, पॉसिबल डायरेक्शन लिखना है यहां पे, ये नहीं कि दूसरी डायरेक्शन में कहीं पे भी लिख दिया, सिर्फ जहां पे पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है वहां पे वो क्या है? रिपीट हो के दोबारा, ठीक है, क्या बनाएगा? एक पूरा क्रिस्टल लैटिस बना देगा। ओके, जिसको हम कहेंगे यूनिट सेल। अब देखो कैसे हो सकता है, यहां पे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास लैटिस पॉइंट्स। ओके, एग्जाम्पल के लिए ये लैटिस पॉइंट्स हैं, ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, लैटिस पॉइंट्स। अब यहां पे मैंने कंसीडर कर लिया ये पार्ट, ये फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टल लैटिस है, इसमें ये क्या है? लैटिस पॉइंट्स है। ओके, यहां पे मैंने कंसीडर कर लिया एक छोटा सा पार्ट जिसको हम कह रहे हैं यूनिट सेल। ओके, अब अगर ये रिपीट होगा किसी भी डायरेक्शन में, ओके, रिपीट होके हमारे पास क्या बनेगा? एक क्रिस्टल लैटिस बनेगा जिसको हम कहेंगे यूनिट सेल। अब यहां पे फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में अगर ये रिपीट होगा तो ऐसे बनेगा, इसको मैं इस डायरेक्शन में भी रिपीट कर सकता हूं ऐसे। ओके, इसको मैं फिर इस डायरेक्शन में रिपीट कर सकता हूं। ओके, तो जैसे जैसे इसको ऐसे रिपीट किया मैंने, ओके, फिर इसको क्या किया? ऐसे रिपीट कर लिया इस डायरेक्शन में, फिर ऐसे किया, इसको मैंने ऐसे किया, मतलब कहीं पे भी, मतलब जहां पे पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है वहां पे बार बार रिपीट करोगे तो हमारे पास क्या बन गया? एक क्रिस्टल बन गया। ओके, जिसको हम क्रिस्टल लैटिस मतलब क्या बोल रहे हैं? यूनिट सेल बोल रहे हैं। ओके, तो यूनिट सेल का एक छोटा सा पार्ट है क्रिस्टल लैटिस का, ये पूरा क्रिस्टल बन गया, एक छोटा सा पार्ट जिसको हम कह रहे हैं यूनिट सेल। अगर वो रिपीट होगा बार बार किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। ओके, और वो बार बार रिपीट होके क्या बनाएगा हमारे पास? क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में आपको ये क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन बार बार पूछी जाती है और यूनिट सेल की पूछी जाती है। ओके, तो ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे जितनी भी हमने अभी डेफिनेशंस देखी हैं क्रिस्टल लैटिस की, लैटिस पॉइंट्स की, यूनिट सेल की, वो हम सम अप कर लेते हैं क्या है। ओके, तो इसको अगर हमने यहाँ पे एक शॉर्ट वे में बताना हो तो क्या होता है, देखो, तो सबसे पहले हमने देखा कि लैटिस पॉइंट्स होते हैं। ओके, लैटिस पॉइंट्स थे, लैटिस पॉइंट से हमने क्या बनाया? यूनिट सेल। ओके, ये ऐसे था ना, मैंने पहले ड्रॉ किए थे लैटिस पॉइंट्स, फिर मैंने इनको ज्वाइन करके क्या बनाया था? यूनिट सेल। फिर यूनिट सेल क्या है? बार बार रिपीट हो गए, क्रिस्टल बन रहा था, तो यूनिट सेल से क्या बना हमारे पास? क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस क्या होगा? क्रिस्टल लैटिस से हमें क्या पता चलेगा? एक वेल डिफाइंड सब्सटेंस। ओके, तो ये होगा। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अमाइनो एसिड। ओके, अमाइनो एसिड है, तो यहां पे ये रिपीट होके क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा इससे। मान लो कितने सारे अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास, ओके, वो सारे अगर आपस में जुड़ेंगे, ओके, किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। ओके, तो पेप्टाइड लिंकेज जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो यहां पे हमारे पास कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं?
वो जब कंबाइन करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, पेप्टाइड। ओके, तो पेप्टाइड से हमारे पास क्या बनता है, फिर आगे फर्दर प्रोटीन जनरेट होता है। ओके, तो यहां पे लैटिस पॉइंट्स क्या है, हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं। ओके, लैटिस पॉइंट से क्या बना, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल इसमें क्या है, पेप्टाइड है। तो पेप्टाइड से क्या बना फर्दर, लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। अब यहां पे प्रोटीन क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो इंटरफेशियल एंगल रह गया। ओके, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो हम थोड़ा बहुत आगे जो थोड़े बहुत बेसिक चीजें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।